जी स्टूडेंट, आप तमाम स्टूडेंट का मैं अपने चैनल जी स्टूडेंट, आप तमाम स्टूडेंट का मैं अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। जैसे कि आपको बता दूँ कि आप देख रहे हैं वीडियो नंबर 3। इससे पहले वीडियो नंबर 1 में चैप्टर 1 से 4 तक, वीडियो नंबर 2 में चैप्टर 5 से 8 तक के तमाम क्वेश्चंस दिए गए हैं जो खास इम्तहानात में पूछे जाते हैं आपके। आज पढ़ेंगे वीडियो नंबर 3, जिसमें 9 से लेकर के 12 तक, यानी कि 9 से लेकर के 12 तक चैप्टर पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारी इस 8 वीडियो को देखा, 8 चौके 32, यानी आपके दरअसल में 32 चैप्टर है और हर वीडियो में हमने 4 चैप्टर को रखा है ताकि आपका वक्त भी कम लगे और पूरी बात आपको समझ में आ जाए। इंशाल्लाह इम्तिहान में एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं होगा। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 9 जो पढ़ रहे हैं आज हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे आज। याद रखिएगा, सबक का नाम क्या है? हिंदुस्तानी आइन के मेमार। देखिए, ये इम्तिहान में जो है ना, आपको घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। और याद रखें, ये वीडियो या क्वेश्चन उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो लोग इस साल फॉर्म भरे हुए हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपकी इसी साल होने वाले इम्तिहान की ये वीडियो है। हिंदुस्तान के कानून किसने लिखा? ये आसान क्वेश्चन है, कोई जवाब दे सकता है। हिंदुस्तान के संविधान किसने लिखा? आसान है, कोई दे सकता है कि भीमराव अंबेडकर। लेकिन जब घुमा देता है इम्तिहान में, हिंदुस्तानी आइन के मेमार कौन है, तो याद है कि आइन के माना होता है कानून। ये जो आइन लिखा है ना, आइन, इसका माना होता है कानून। क्या होता है? कानून। आइन के माना कानून, ये हो गया कानून। अब पूछता है मेमार। मेमार कहते हैं बनाने वाले को, बनाने वाले। लेकिन ठेठ उर्दू हो गया, मतलब है कि हिंदुस्तान के कानून को किसने बनाया। ऐसा इजी आसान क्वेश्चन नहीं पूछता है, पूछता है हिंदुस्तानी आइन के मेमार कौन है। तो आइन के माना याद रखिएगा कानून होता है, मेमार माना होता है बनाने वाला। जवाब देंगे कि भीमराव अंबेडकर। चलिए, अब पूछ सकता है हिंदुस्तानी आइन के मेमार कौन है, यानी कौन बनाने वाला है, तो भीमराव अंबेडकर। ये सवाल आपके लिए बिल्कुल ईजी और आसान हो जाएगा। अब इनके ताल्लुक से क्वेश्चन आएगा कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई। सवाल नंबर आपका 82 है जी, 82 है। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई, ये आपका सवाल हो गया। 1893, 1892, 1891, 1890, ये 4 विकल्प दिया हुआ है। चुनना आपको है कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई। सही जवाब आपका ऑप्शन सी है, 1891 में। देखते हैं सवाल नंबर 83 में, 83 क्वेश्चन है। भीमराव अंबेडकर के वालिदा का क्या नाम था? वालिदा मीन्स क्या होता है? अम्मी का नाम क्या था? माँ का नाम क्या था? भीमबाई, पुतलीबाई, अदुनियाबाई और लक्ष्मीबाई। तो भीमराव अंबेडकर के वालिदा यानी कि माँ का नाम क्या था? सही जवाब देंगे आप। अगर जानते हैं तो, नहीं तो जवाब का इंतजार कीजिए और इसको याद कीजिए। चलिए, सही जवाब होगा ऑप्शन आपका ए होगा कि भीमबाई उनकी माँ का नाम था। यही पूछ सकता है आपसे कि भीम राव अम्बेडकर के बीवी का नाम क्या था, तो बताएंगे रामाबाई। क्या बताएंगे? रामाबाई। ये तमाम चीज़ों को आपको याद करना होगा। और आप चाहते हैं कि हमसे आपके मुकम्मल चैप्टर 1 से लास्ट तक के PDF ले लें, चाहे दरक्षा हो, चाहे रोशनी हो, ग्रामर हो, तो आप हमसे रब्ता कायम करेंगे। मेरा रब्ता नंबर है 80 84 92 80 92। आपको मिल जाएगा और आपको कुछ मामूली चार्ज भी देना पड़ेगा, ऐसे आपको फ्री में नहीं मिलेगा। चलिए, सवाल नंबर देखते हैं। 84 में भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज के किस ओहदे से रिटायर हुए थे? भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज के किस ओहदे से रिटायर हुए थे? सही जवाब मेजर। क्या है? मेजर, सूबेदार मेजर के ओहदे पर पहुंचे थे, तो वहां से रिटायर हो गए। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 85 में, 85 नंबर क्वेश्चन है। भीमराव अंबेडकर की शादी किससे हुई? देखिए, आ भी गया। भीमराव अंबेडकर की शादी किससे हुई थी? रीताबाई से, करतीबाई से, मुन्नीबाई से, रामाबाई से। मैंने बताया था आपको कि भीमराव अंबेडकर के माँ का नाम था भीमबाई और उनकी बीवी का नाम था रामाबाई। क्या था? रामाबाई।
चलते हैं सवाल नंबर 86 की तरफ। 86 नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फायज हुए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इम्तिहान में अक्सर पूछा जाता है। भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फायज थे। सही जवाब आप जानते हैं तो कमेंट में लिखिएगा। सही जवाब वजीर कानून, वजीर कानून। देखते हैं सवाल नंबर 87। 87 नंबर क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर का इंतकाल कब हुआ था। जी, भीमराव अंबेडकर का इंतकाल कब हुआ था बताएंगे आप। 1955, 1956, 1957, 1958। तो भीमराव अंबेडकर का इंतकाल कब हुआ था। सही जवाब ऑप्शन आपका बी होगा, यानी कि बी होगा। 1956 में इंतकाल हुआ है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 88 में हिंदुस्तानी आइन के मेमार किसे कहा जाता है। मैंने आपको समझाया था शुरू में कि हिंदुस्तानी आइन के मेमार किसे कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन आपका ए है, भीमराव अंबेडकर को। देखते हैं सवाल नंबर आपका 89, 89 नंबर क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर किस खानदान में पैदा हुए थे। कुम्हार खानदान में, लोहार खानदान में, मेहार खानदान में या फिर कुम्हार खानदान में। तो भीमराव अंबेडकर किस खानदान में पैदा हुए थे आप तमाम स्टूडेंट जानते होंगे। अगर आपने किताब को पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो इस वीडियो को ज़रूर सेव कर लीजिएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, मेहार खानदान में। मेहार कहते हैं चमार जाति को, उसी में जिसको राम कहते हैं, राम बिरादरी कहते हैं, ये उनके खानदान में पैदा हुए थे। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका नेक्स्ट में। सही जवाब को क्या मिलेगा 88 के बाद 89 में, फिर उसके बाद से आप जाएंगे 90 में। तो सवाल नंबर 90 में है कि भीमराव अंबेडकर की शादी कितने उम्र में हुई। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भीमराव अंबेडकर की शादी कितने उम्र में हुई थी बताएंगे। 15 साल में, 14 साल में, 18 साल में, 19 साल में। तो याद रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर की शादी, इम्तिहान में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उनकी शादी 14 साल की उम्र में, कितनी में 14 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी। अब देखते हैं सवाल नंबर 91, 91 नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर ने कौन सा मजहब अख्तियार किया था। ये भी क्वेश्चन इम्तिहान में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भीमराव अंबेडकर ने कौन सा मजहब अख्तियार किया था। इस्लाम मजहब, ईसाई मजहब, यहूदी मजहब या फिर बौद्ध मजहब बताएंगे। बौद्ध मजहब को मजहब इन्होंने अख्तियार किया था। ठीक है, अब आइए आपका हो गया, ख़त्म हो गया, 91 तक हो गया। अब आइए देखते हैं चैप्टर नंबर आप पढ़ेंगे 10 पढ़ेंगे। यहाँ से चैप्टर नंबर पढ़ेंगे आप 10, याद रखिएगा चैप्टर नंबर आपका 10 है। और सबक का नाम है उर्दू ड्रामा आगा हशर। उर्दू ड्रामा आगा हशर, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो पूछा जाएगा इम्तिहान में कि उर्दू ड्रामा आगा हशर क्या है। क्या है, अफसाना है, नज़म है, गज़ल है, मजमून है, क्या है, नाविल है। आप बताएंगे कि उर्दू ड्रामा आगा हशर जो है एक मजमून है। क्या है, एक मजमून। ये भी एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है इम्तिहान में, ऑब्जेक्टिव टाइप का। अब दूसरा देखते हैं कि सवाल नंबर 92 में होगा कि लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई थी। जी, लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई थी। 1940, 1941, 1942, 1943। याद रखिएगा कि लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश 1941 में हुई थी। 1941 में हुई थी। देखते हैं सवाल नंबर 93 में लुत्फ़ुर रहमान किस पार्टी के एमएलए रहे हैं। लुत्फ़ुर रहमान किस पार्टी के एमएलए रहे हैं। याद कीजिएगा कांग्रेस, बीजेपी, राजद, जेडीयू। बोलेंगे आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। राजद आए, आरजेडी आए, राष्ट्रीय जनता दल आए, ये आपको चुनना है। देखते हैं सवाल नंबर 94 में कि उर्दू ड्रामा की तकमील का लाजमी उनसुर क्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन बुक का मेन क्वेश्चन है। उर्दू ड्रामा की तकमील का लाजमी उनसुर क्या है। स्टेज, प्लाट, किरदार, मुकालमा। जवाब देंगे आप कि उर्दू ड्रामा का लाजमी ड्रामे की तकमील का लाजमी उनसुर क्या है। स्टेज है, यानी कि इंसान कुछ भी कर ले, जब तक स्टेज नहीं होगा आप ड्रामे का नुमाइश नहीं कर सकते हैं। तो लाजमी चीज़ क्या है, स्टेज है। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 95 में लुत्फ़ुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, लुत्फ़ुर रहमान साहब का कौन सा मजमून आपके अदब में, आपके
निसाब में शामिल, निसाब मीन्स सिलेबस में। रया, उर्दू ड्रामा और आगा हशर, अदब की पहचान, आलमी हिद्दत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। सही जवाब कि ऑप्शन बी है उर्दू ड्रामा और आगा हशर। अदब की पहचान अब्दुल मुगनी साहब की है। आलमी हिद्दत के कोई मुसन्निफ है ही नहीं है। और रया के मुसन्निफ कौन है? सर सैयद अहमद खान साहब है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 96 में क्या पूछ रहा है कि लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या था। जी, लुत्फुर रहमान साहब के वालिद का नाम क्या था, बताएंगे आप? लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या था? सही जवाब बताएंगे। अब्दुल वदूद, अब्दुल माबूद, अब्दुल गफूर, अब्दुल शकूर। सही बताएंगे। तो लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम था, ऑप्शन आपका सी होगा, अब्दुल गफूर। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 97 में आगा हशर के ड्रामा नगारी का आगाज़ कब हुआ। जवाब देने से पहले आपसे एक बात गुजारिश करूंगा, आप स्टूडेंट हो और स्टूडेंट ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं। आप वीडियो देखते हो, हम आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, लेकिन वीडियो को एक उंगली दबा करके लाइक नहीं कर पाते हो, जो शर्म की बात है, अफसोस की बात है। हमारा हौसला कैसे बढ़ेगा कि वीडियो को लाइक करें। वीडियो को हमारा जवाब गलत है तो डिसलाइक मार दो, लेकिन हम आपको चुन करके क्वेश्चन दे रहे हैं आपको और सही जवाब दे रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है, एक ईमान का तकाजा भी है। तो जवाब देंगे कि आगा हशर की ड्रामा नगारी का आगाज़ कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 97 है, यानी कि 97 है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी होगा, 1901 में। तो आप उम्मीद करता हूं कि आपने इस बात को सुन करके वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चलिए, यह आपकी ईमानदारी का सबूत है और आप मेरे हेल्प करते हैं, लाइक करते हैं, तो इंशाल्लाह मेरी तरफ से दुआएं हैं कि अल्लाह आपको इम्तिहान में कामयाब भी करेगा। तो है सवाल नंबर आपका 97-98 में कि ड्रामा नगारी का मरकजी उनसुर क्या है। जी, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है, हर आदमी आपको जवाब नहीं दे पाएगा। ड्रामा नगारी का मरकजी उनसुर क्या है। जिद्दत अमल, शिद्दत अमल, हिद्दत अमल और वहदत अमल। 98 क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपको ऑप्शन डी होगा, वहदत अमल, वहदत अमल। देखते हैं सवाल नंबर 99 में आगा हशर किस कंपनी के लिए ड्रामे लिखते थे। हिंदी ड्रामा कंपनी, उर्दू ड्रामा कंपनी, पारसी ड्रामा कंपनी, अंग्रेजी ड्रामा कंपनी। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, उन्हीं स्टूडेंट को दूंगा जिनको सही मायने में इसकी ललक हो, शौक है याद करने का, और वीडियो को लाइक करके मेरे पास एक कमेंट लिखेंगे कि मुझे नहीं आता है, या फिर व्हाट्सएप पर लिखेंगे कि मौलाना से जवाब दीजिए 99 नंबर क्वेश्चन का, तो मैं जवाब आपको दूंगा। चलिए, आगा हशर किस कंपनी के लिए ड्रामा लिखते हैं, इसमें यह भी जांचना है कि आपने तैयारी कहाँ से किया है, कि आपने इसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो 99 का जवाब मैं आपको नहीं दूंगा जब तक आप मुझे कमेंट में नहीं कहेंगे कि हमको बता दीजिए। और इम्तिहान में क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है, तो वीडियो को लाइक करके पूछिएगा, ईमानदारी के ऊपर आपके है। सवाल नंबर 100 में है कि आगा हशर के सबसे मकबूल ड्रामे का नाम क्या है। जी, आगा हशर के सबसे मकबूल ड्रामे का नाम क्या है। यहूदी की बेटी, पर्दे गफलत, अनारकली, रुस्तम सोहराब। आगा हशर के सबसे मकबूल ड्रामे का नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब ऑप्शन सी है, रुस्तम सोहराब। इनकी बहुत सारे ड्रामे हैं, रुस्तम सोहराब, यहूदी की लड़की, खूबसूरत बला, ये तमाम आपको याद करना होगा। सिल्वर किंग, ये आप 5 में से 1-2 क्वेश्चन हर साल इम्तिहान में आता है। देखते हैं सवाल नंबर 101 में लुत्फुर रहमान की पैदाइश कहाँ हुई। छपरा में, सीवान में, गोपालगंज में, हाजीपुर में। बताएंगे लुत्फुर रहमान की पैदाइश कहाँ हुई। सही जवाब ऑप्शन ए, छपरा में। देखते हैं सवाल नंबर 101 के बाद 102 में। तो यहाँ से देखिए आपका चैप्टर अब चेंज हो रहा है, चैप्टर यहाँ से आपका चेंज हो रहा है। अब आज पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे आप चैप्टर 11, यानी कि चैप्टर नंबर आपका ये 11 है, नोट कर लीजिएगा। सबक का नाम है आर्यभट्ट और तरेगना। आर्यभट्ट और तरेगना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इम्तिहान में पूछे आपसे जाते हैं। तो आर्यभट्ट और तरेगना क्या है, बोलेंगे कि क्या है, ये मजमून है। क्या एक मजमून है, कितने लिखा है, इसका कोई लिखने वाला नहीं है। सवाल नंबर 1, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आसाम। कोई ऐसा सवाल नहीं गुजरा अब तक जितने एग्जाम हुए हैं कि आर्यभट्ट के सवाल के ताल्लुक से 3 से 4 क्वेश्चन ना आए हो। बताएंगे आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई। सही जवाब ऑप्शन ए, बिहार में। सवाल नंबर 103 है, आर्यभट्ट ने अपनी दरगाह कहाँ कायम किया था। गया, तरेगना और फलाना। ठीक है, बताएंगे कि आर्यभट्ट ने अपनी दरगाह कहाँ बनाया था। सही जवाब ऑप्शन बी है, तरेगना में। 103 के बाद चलते हैं 104 की तरफ। 104 में सवाल है
हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? ये क्वेश्चन तमाम हमेशा आते रहते हैं। हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? सबको पता होगा, सुनहरा दौर। कौन दौर? सुनहरा दौर। देखते हैं सवाल नंबर 105 में आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? जी, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था बताएंगे आप? गुप्त दौर से, मुगलिया दौर से, मौर्य दौर से, ब्रिटिश दौर से? सही जवाब कि आर्यभट्ट का ताल्लुक गुप्त दौर से था। किससे था? दौर बने होता, ओहदा होता है, आपकी किताब में किस गुप्त ओहद से था? तो बोलेंगे गुप्त ओहद और गुप्त दौर एक ही है, तो गुप्त ओहद से था या गुप्त दौर से था। देखते हैं सवाल नंबर 106 में आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? गैलीलियो की, पाइथागोरस की, थॉमस एडिसन की, अब्दुल कलाम साहब की? तो आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई किया था? सही जवाब ऑप्शन बी है, पाइथागोरस की। देखते हैं सवाल नंबर 107 में कि ज़मीन किसके गिर्द घूमती है? जी, ज़मीन किसके गिर्द घूमती है बताएंगे? ज़मीन सितारा के, मरीख के, चांद के, सूरज के? ज़मीन किसके गिर्द घूमती है? सही जवाब ऑप्शन आपका डी है। ऑप्शन आपका डी है, सूरज के। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर हमारे जवाब देने में कोई मिस्टेक हो जाए तो आप डायरेक्टली आप कमेंट में लिख सकते हैं, व्हाट्सअप लिख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं फिर इसको सुधार करूँगा। मैं भी एक इंसान हूँ, हो सकता है आपसे बोलने में या लिखने में गलती हो जाए, तो इसको याद की माफ़ कीजिएगा। मैं आपको फिर आपकी खबर देंगे, आप बताएंगे तो इंशाल्लाह मैं इसको फिर सोच करके ढूंढ कर जवाब जरूर दूंगा अगर गलती होगी तो। देखते हैं सवाल नंबर 108 में तरेगना पटना से कितने किलोमीटर जनूब में वाक़ है? जनूब में होता है दक्षिण। तरेगना पटना से कितने किलोमीटर जनूब में वाक़ है? 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या फिर 35 किलोमीटर बताएंगे? सवाल नंबर 108 का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन आपका सी होगा। क्या होगा? सी होगा। देखते हैं सवाल नंबर 108 के बाद 109 में कि आर्यभट्ट की मशहूर किताब कौन सी है? आर्य सिद्धांत और स्वतंत्र, भट्ट सिद्धांत और स्वतंत्र, गुप्त सिद्धांत और स्वतंत्र, चंद्र सिद्धांत और स्वतंत्र? ये सब गलत है। आर्य भट्ट की इस मशहूर किताब का नाम है, ऑप्शन आपका ए है, आर्य सिद्धांत और तंत्र, है ना, तंत्र लिखा है किताब में, यहाँ स्वतंत्र लिखा है, बरगब आर्य सिद्धांत जिसमें लगा होगा उसको आप सही मानिएगा, आपकी मशहूर किताब है। देखते हैं सवाल नंबर 110 में आर्यभट्ट का ताल्लुक किस सदी से था? 4वीं सदी से, 5वीं सदी से, 6ठी सदी से या फिर 7वीं सदी से? आर्यभट्ट का ताल्लुक किस सदी से था बताएंगे? सही जवाब ऑप्शन बी, 5वीं सदी से था। देखते हैं सवाल नंबर 110 के बाद 111 में आर्यभट्ट किस इल्म में माहिर थे? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट किस इल्म में माहिर थे? इल्म नजूम में थे, इल्म माशियात में थे, इल्म कीमिया में थे, इल्म हयात में थे? इल्म नजूम, इल्म कीमिया, इल्म हयात, इल्म माशियात? सही जवाब आर्यभट्ट का जो है ना इल्म जो बहुत पुख्ता था इल्म नजूम में, मतलब कि चांद सूरज सितारों का इल्म में बहुत रखते हैं, और नजूम के माना होता है सितारा, तो बोलेंगे इल्म नजूम में। देखते हैं सवाल नंबर 112 में अजीम सूरज ग्रहण कितने साल बाद लगता है? यानी कि सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कितने साल लगता है? जो 2009 में लगा था, उस बताया कि उसके तरफ फिर बड़ा सूरज देखने के लिए कब मिलेगा, कितना टाइम मिलेगा आपको? जवाब होगा ऑप्शन डी, 123। यह आपके सेंटअप में पूछा गया था कि अजीम यानी कि सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कितने साल के बाद लगता है? तो एक लगने के 123 साल के बाद लगता है। देखते हैं सवाल नंबर 113 में डिसमिल सिस्टम का मूजिद कौन है? डिसमिल सिस्टम का मूजिद कौन है बताएंगे आप? तो डिसमिल सिस्टम का मूजिद कौन है? सही जवाब ऑप्शन आपका सी है। इन तमाम चीज़ों को खोज इन्होंने किया था। सिफर का खोज किसने किया? बात पूछेगा इम्तिहान में, बुझेंगे आर्यभट्ट ने। बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने खोज किया है। अब आएंगे पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे। ये आज की इस वीडियो का लास्ट चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 12। इसको याद कीजिएगा, चैप्टर नंबर कितना है? 12 है। सबक का नाम है फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। एक सवाल आता है कि फहमीदा और मजली बेटी हमीदा, तो फहमीदा और हमीदा
नसूह की कौन थी, याद रखिएगा कि फहमीदा बीवी है और हमीदा उनकी बेटी है, किनकी, नसूह की। और तमाम ये कहानी जो है इन्हीं की इर्द गिर्द घूमता रहता है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 114 में है, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? 1835, 1836, 1837, 1838। बताएंगे नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई जी। सही जवाब ऑप्शन आपका बी होगा 1836 में। देखते हैं सवाल नंबर 115 की तरफ कि तौबतुन नसूह का मुसन्निफ कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तौबतुन नसूह का मुसन्निफ कौन है जी? बताएंगे हादी रुस्वा, प्रेमचंद, नज़ीर अहमद, अब्दुल हलीम शरर। सही जवाब ऑप्शन ये एक से दो बार ऑप्शन इसलिए चिल्लाता हूँ कि अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में तब तक लिख सकते हैं या अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। सही जवाब ऑप्शन आपका सी है, नज़ीर अहमद साहब है। एक सवाल आएगा तो उर्दू का सबसे पहला नाविल नगार कौन है? उर्दू का सबसे पहला नाविल नगार कौन है? तो आप टिक मारेंगे कि नज़ीर अहमद साहब ही है जी, ठीक है ना। तौबतुन नसूह के भी मुसन्निफ और सबसे पहले नाविल नगार भी नज़ीर अहमद ही साहब है, डिप्टी नज़ीर अहमद साहब है। देखते हैं सवाल नंबर 116 में, निसाब में शामिल इक़्तिबास नाविल किस नाविल से लिया गया है? बताएंगे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निसाब में शामिल इक़्तिबास किस नाविल से लिया गया है? निर्मला से, गोदान से, दो गज ज़मीन से, तौबतुन नसूह से। सही जवाब तौबतुन नसूह से। 116 के बाद देखते हैं 117 में क्या सवाल है। 117 नज़ीर अहमद के पहले नाविल का नाम क्या है जी? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नज़ीर अहमद के पहले नाविल का नाम क्या है? मरातुल उरूस, तौबतुन नसूह, इब्नुल वक्त, रुवाए सादिका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले नाविल का नाम इनका है मरातुल उरूस। पूछेगा सबसे इम्पोर्टेंट नाविल कौन है? बोलेंगे इब्नुल वक्त। पूछेगा सबसे आखिरी नावल का कौन है? तो रुवाए सादिका। ये 3-4 क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। मरातुल उरूस, इब्नुल वक्त, रुवाए सादिका। रुवाए सादिका सबसे आखिरी नावल है और मरातुल उरूस सबसे पहली नावल है और सबसे उम्दा और कीमती नावल है इब्नुल वक्त है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 118 में, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे थे जी? नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे थे? बेटों के लिए तरबियत के लिए, मुसलमानों की तरबियत के लिए, बेटियों की तरबियत के लिए या रिश्तेदारों की तरबियत के लिए? बताएंगे सही जवाब ऑप्शन सी, अपनी बेटियों के लिए। देखते हैं सवाल नंबर 119 में। ये तमाम चीज़ें आपकी बहुत फ़ायदेमंद होगा। जो बच्चा ख़ास तौर से अगर पढ़ाई सही से नहीं किया है, हमारे इस 8 वीडियो के PDF ले लेता है तो यकीन जाने इम्तिहान में अच्छा नंबर लाएगा। कम से कम 60% नंबर तो गारंटी के साथ लाएगा, क्योंकि रोशनी भी है, दरक्षा भी है और मेरे पास ग्रामर भी है। तीनों का हमारे पास PDF है, तीनों का मेरे पास वीडियो भी। इंशाल्लाह काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। नज़ीर अहमद की पैदाइश यूपी के किस ज़िला में हुई थी? मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर और फिर बिजनौर। बताएंगे नज़ीर अहमद की पैदाइश यूपी के किस जिला में है? सही जवाब ऑप्शन डी, बिजनौर में। क्या पढ़ेंगे? बिजनौर में। सवाल नंबर 120 है कि तौबतुन नसूह कैसा नाविल है? इस्लाही है, नफ्सियाती है, रोमानवी है, अदबी है? तौबतुन नसूह कैसा नाविल है? बताएंगे 120 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, इस्लाही है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 121 में, तौबतुन नसूह का मरकजी किरदार कौन है? मेन इसमें कौन है? तौबतुन नसूह का मरकजी किरदार कौन है? नूह, रूह, नसूह और फसीह। बताएंगे तौबतुन नसूह का मरकजी किरदार कौन है? सही जवाब ऑप्शन सी, नसूह है। देखते हैं सवाल नंबर 122 में कि हमीदा नसूह की कौन थी? आ ही गया, हमीदा नसूह की कौन थी। एक सवाल आएगा हमीदा नसूह की कौन थी? तो बताएंगे हमीदा नसूह की क्या थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताएंगे सही जवाब हमीदा नसूह की बेटी थी। फिर मैं आपसे कहूँगा वीडियो का भी एंड हो रहा है, आखिरी क्वेश्चन आने वाला है।
अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो नाइंसाफ़ी होगी। हम आपके लिए वीडियो अच्छा से बनाने की कोशिश करते हैं, तो वीडियो को लाइक करते हैं। आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि वीडियो हमारी आगे बढ़े, और दोस्तों को वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। जिसकी ख्वाहिश हो हमसे कॉल करके और व्हाट्सअप पर लिख करके PDF ले सकते हैं। थोड़े से मामूली खर्चे में तीनों चीज़ का वीडियो आपको देंगे, दरक्षा का, रोशनी का और ग्रामर का वीडियो एंड PDF साथ में आपको हम देंगे। चलिए, हमीदा कौन थी? नसू की बेटी थी। देखते हैं सवाल नंबर 123 में नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? 1908, 1909, 1910, 1911। जनाब डिप्टी नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? सही जवाब 1910 में। ऑप्शन सी आपका सही है। अब देखते हैं 123 के बाद 124 में बढ़ते हैं। 24 में क्वेश्चन क्या है? चलिए, यहीं तक रहेगा आज का वीडियो, क्योंकि हमने आपको चैप्टर नंबर 12 तक पढ़ाने का वादा किया था, हो गया इंशाल्लाह। फिर कल के वीडियो में हम आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 13 से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस तरह आपको हर वीडियो में 4-4 चैप्टर देंगे, ताकि 8 चौके 32, 8 वीडियो में आपकी दरक्षा खत्म हो जाए, 2 वीडियो में रोशनी खत्म हो जाए, और फिर 2 से 3 वीडियो में आपकी ग्रामर। कुल मिला करके 8, 2, 10 और 10, 3, 13 वीडियो देखने के बाद से, PDF देने के बाद से इंशाल्लाह कोई नहीं है जो आपको 60-70 नंबर कम से कम लाने से रोक दे। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में। इस बात को फिर दोबारा रिक्वेस्ट करते हुए कि वीडियो को आप लाइक करके वीडियो को छोड़िएगा, दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।